एपिसोड 551 टू 560, अध्याय 551। ज़ीमिंग के बारे में एक और वीडियो है। ज़ियामिंग मुस्कुराए और उसने अपना दाहिना हाथ अपने बाएं हाथ पर रख लिया जो उसकी मुड़ी हुई टांगों पर रखा हुआ था। उसकी हरकतें सहज और सुरुचिपूर्ण थीं। उसने हल्के से अपने बालों को पीछे किया और कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए रेन झेंग की ओर मुड़ गई। विरोधाभासी, मेरे बयान विरोधाभासी कैसे हैं? मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने उस व्यक्ति को परेशान किया या ऐसा कुछ किया जिसे अपराध कहा जा सके। जब रेन झेंग ने अपने बयान से पीछे हट गई तो उसने भौहें चढ़ाईं और उसे गुस्सा आया। ज़ियामिंग, ये लाइव प्रसारण है। आपने जो कुछ भी कहा उसे हज़ारों लोगों ने देखा है। मुझे लगता है कि अब आपके लिए अपने बयान से पीछे हटना बहुत देर हो चुकी है। आप पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि आपने उस लड़के को परेशान किया था और आपको स्कूल से निकाल दिया गया है। ज़ियामिंग ने हल्की सांस छोड़ते हुए पूछा, मैंने कब कहा कि मैं अपने बयान से पीछे हट रहा हूँ? सुश्री रेन, आप मेरे शब्दों को क्यों तोड़ मरोड़ रही हैं? मैंने स्वीकार किया कि मुझे स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि मैंने उस लड़के को चोट पहुंचाई थी। मैंने इस दावे को मान लिया क्योंकि यह सच है। हालांकि मैंने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि मैंने उस लड़के को परेशान किया था। मैंने उस समय भी इसे स्वीकार नहीं किया था और न ही अब करूंगी, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया था। उस समय भी किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया था और अब भी मुझे किसी से विश्वास की उम्मीद नहीं है, उसने दृढ़ता से कहा और रेन झेंग को गंभीर भावों से घूरती रही। अब उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसके गुस्से भरे भावों ने सबको चुप करा दिया था। रेन झेंग को भी उसके हाव भाव देखकर असहजता महसूस हुई, लेकिन उसने होंठ सिकोड़कर पूछा, तुम कह रही हो कि तुम इस बात से सहमत हो कि तुम्हें उस लड़के को चोट पहुंचाने के लिए निष्कासित किया गया था, जबकि तुमने वास्तव में उस लड़के को परेशान नहीं किया था? क्या तुम्हारा यही मतलब है? ज़ियामिंग शांत हो गया और उसने सिर हिलाया। हाँ, मैं उस पोस्ट में किए गए सभी दावों से सहमत हूँ। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था और यह किसी से छिपा नहीं था। मुझे वास्तव में इसी कारण से स्कूल से निकाला गया था और मैंने उस लड़के को बुरी तरह चोट भी पहुंचाई थी जो मेरे निष्कासन का कारण बना। हालांकि मैंने उस लड़के को परेशान नहीं किया। स्कूल भी यह साबित नहीं कर सका कि मैंने उसे परेशान किया था। इसलिए मेरे रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं कि मैंने उस लड़के को चोट पहुंचाई थी। लेकिन अफवाहें बहुत जल्दी फैल गईं, इसलिए सभी ने मान लिया कि मैंने उस लड़के पर खुद को फेंका और उसे चोट पहुंचाई क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। उसने बिना कुछ छिपाए सब कुछ कह दिया। उसने लीवेई की सलाह मानी और जो कुछ कहना चाहती थी कह दिया। रेन झेंग एक पल के लिए अचंभित होकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। तो तुमने उस आदमी को क्यों चोट पहुंचाई? क्या तुमने उसे इसलिए चोट नहीं पहुंचाई क्योंकि वह तुम्हारी मांगों से सहमत नहीं हुआ था? ज़ियामिंग हल्के से हंसते हुए बोला, श्रीमती रेन, मेरा इस तरह के मंच पर इस स्थिति को समझाने का कोई इरादा नहीं है। आखिरकार मुझे नहीं लगता कि कोई मुझ पर विश्वास करेगा। जब मेरे अपने पिता ने मुझ पर विश्वास नहीं किया तो मैं दूसरों से इसकी उम्मीद कैसे कर सकती हूँ? ये कहते हुए उसकी आंखों में उदासी छा गई। ज़ियामिंग की बातें सुनकर रेन झेंग असहज महसूस कर रहा था। उसने हल्की सी आह भरी और कहा, सुश्री शी, मुझे लगता है कि आपको खुलकर अपनी बात कहनी चाहिए और दर्शकों को अपनी कहानी का अपना पक्ष बताना चाहिए। मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि चुप रहने से बेहतर है कि कुछ कहा जाए। भले ही स्थिति न बदले, लेकिन लोग आपकी ईमानदारी पर विश्वास कर सकते हैं। अगर आप सही हैं तो लोग इसे तुरंत पहचान लेंगे। आपको अपने दर्शकों की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। रेन झेंग ने शीमिंग को देखते हुए चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। अंडरस्को। रेन झेंग की बातें सुनकर ज़ियामिंग दंग रह गई। अब तक तो वह उस पर हमला कर रही थी, लेकिन अब उसे अपनी कहानी बताने का मौका दे रही थी। और उसके शब्दों को सुनकर ऐसा क्यों लगता है कि वह उसका नाम साफ करने में उसकी मदद कर रही थी। ज़ियामिंग ने अपने होंठ सिकोड़े और कैमरे की ओर देखा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने हिंसा का इस्तेमाल किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रक्षा के लिए किया। यह आत्मरक्षा का कार्य था। और जो लोग कह रहे हैं कि मैंने उसे इसलिए चोट पहुंचाई क्योंकि उसने मेरी मांगों को नहीं माना, तो फिर उसके माता पिता और वह व्यक्ति पुलिस के पास क्यों नहीं गए? जैसा कि सुश्री रेन ने कहा, यह एक दंडनीय अपराध है। क्या उन्हें मुझे उनके प्यारे बेटे को नुकसान पहुंचाने के लिए जेल नहीं भेजना चाहिए था? मुझे हिंसा का इस्तेमाल करने के लिए स्कूल से निकाल दिया गया था और मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। मुझ पर उस व्यक्ति को परेशान करने का आरोप लगाया गया था, जबकि असल में मामला इसके विपरीत था। दुर्भाग्यवश मेरे पिता भी स्कूल की व्यवस्था से सहमत हो गए और मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। हालांकि मैंने उनसे मुझ पर विश्वास करने की उम्मीद भी कभी नहीं की थी। जिस आदमी ने अपनी पत्नी को धोखा दिया हो वह क्या कर सकता है? पत्नी की मृत्यु के बाद भी जब वह अपनी प्रेमिका और नाजायज़ बेटी को अपनी पत्नी के घर ला सकता है, तो ऐसे आदमी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? दरअसल जब मैं विदेश चली गई तो उसे राहत मिली कि उसके कंधों से बोझ उतर गया है। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी हंसी व्यंग्यपूर्ण नहीं बल्कि दुख भरी थी। ज़ियामिंग की बातें सुनकर रेन झेंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। ये बहुत ही दुखद था। उसने घड़ी देखी और शो खत्म होने का समय हो गया था। उसने शीमिंग की तरफ देखा और कहा, ज़ियामिंग, हमारे शो में आपका आना अच्छा लगा। मुझे विश्वास है कि अगर आपकी कही बात सच है तो लोग निश्चित रूप से आप पर विश्वास करेंगे। आपको बस दृढ़ रहना होगा। ज़ियामिंग ने उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया। रेन झेंग अब शो से पहले जैसी थी उससे बहुत अलग थी। रेन झेंग ने अपनी अंतिम पंक्तियां कहकर शो का सुखद अंत किया। क्या उसने जो कहा वो सच है? अगर वो सच कह रही है तो ये वाकई बहुत क्रूरता है। वो पीड़ित है, फिर भी उसे अपराधी की तरह सजा दी गई। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या हम सचमुच उसकी बातों पर विश्वास करने वाले हैं? उसने जो कुछ भी कहा है उसका कोई सबूत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई पिता अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है। उसने ज़रूर कुछ गलत किया होगा। माफ़ कीजिए, जब लुओ रुओ ने ज़ियामिंग के बारे में पोस्ट किया था तब भी कोई सबूत नहीं था।
लेकिन हमने बिना किसी झिझक के उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। तो क्या वह भी सच नहीं कह रही होगी? साथ ही हमने साफ देखा है कि उसने जियांग यान की रक्षा कैसे की। मुझे लगता है कि वह सच कह रही है। एक पिता अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये सचमुच शर्मनाक है, हास्यास्पद है। अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि किसका विश्वास करूं। मनोरंजन जगत बहुत जटिल है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका जीवन उससे भी अधिक जटिल है। लोग शी मिंग के बयान पर चर्चा करने लगे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि उसने जो कहा वह सच है या नहीं, लेकिन उनके विचार पहले से ही डगमगाने लगे थे। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़, ज़ीमिंग के बारे में एक और वीडियो है। इसे ने पोस्ट किया है। अध्याय 552। ज़ीमिंग ने मुझे परेशान नहीं किया। शूटिंग खत्म होने पर रेन जेंग ने मुस्कुराते हुए शी मिंग की ओर देखा और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, सुश्री शी, जिया मिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उससे हाथ मिलाया। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि रेन जेंग उतना बुरा नहीं है। वह थोड़ी ठंडी, उदासीन और दूरी बनाए रखने वाली है, और वह पहले भी उसके साथ ऐसा व्यवहार अपनी पूर्वधारणाओं के कारण ही कर रही थी। हालांकि ऐसा लगता है कि अब वह अपनी बातों पर यकीन करती है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, मेरा रवैया इतना क्यों बदल गया है ना? जिया मिंग ने सिर हिलाया। क्योंकि मुझे पता है कि तुम सच कह रहे हो, और इससे पहले कि तुम मुझसे पूछो कि मुझे कैसे पता, इसका कारण तुम्हारी आंखें हैं। इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी आंखें नहीं। तुम्हें पता है, इस पेशे में आने से पहले मैंने मानव मनोविज्ञान की पढ़ाई की थी। ये कहते हुए वह मुस्कुराए। जिया मिंग ने सिर हिलाया और सोंग शिनर के साथ वापस जाने ही वाली थी कि उसने महसूस किया कि लोग फुसफुसाने लगे हैं और काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है। रेन झेंग ने भी भौहें चढ़ाईं और मॉनिटर के पीछे बैठे निर्देशक के पास चले गए। क्या हुआ? जब वह अचानक निर्देशक के पास जाकर इस मामले के बारे में पूछने लगी तो निर्देशक आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने होंठ सिकुड़े और सोचने लगा, वह किसी से भी पूछ सकती थी, लेकिन वह इस मामले के बारे में जानने के लिए उसके पास आए। वह आसानी से अपने सहायक से पूछ सकती थी, लेकिन उसने उससे पूछना इसलिए चुना क्योंकि उसने उसे कभी निर्देशक के रूप में नहीं माना था। उसने आह भरी और बगल में खड़े शी मिंग की ओर देखा, फिर रेन झेंग को एक टैबलेट दिखाया। ये वीडियो कुछ मिनट पहले वीबो पर अपडेट किया गया है, आप खुद देख लीजिए। रेन झेंग ने होंठ सिकुड़े और वीडियो खोलने से पहले शी मिंग की तरफ देखा। उसे चिंता थी कि कहीं ये शी मिंग से संबंधित कोई चीज़ न हो। जिया मिंग और सोंग शिनर ने एक दूसरे की ओर देखा और वीडियो देखने के लिए आगे झुक गए। वीडियो शुरू होते ही एक युवक, औपचारिक सूट पहने हुए, जिसके बालों को जेल से स्टाइल किया गया था, सोफे पर बैठा हुआ दिखाई दिया। उनके पीछे का नज़ारा बेहद खूबसूरत और आलीशान था। जिया मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए क्योंकि उसे लगा कि वह आदमी जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन वह ये नहीं बता पा रही थी कि वह आदमी कौन है। हेलो सब लोग, मैं वांग ली हूँ। मैं वही लड़का हूँ जिसका जिक्र लुओरू की पोस्ट में था, जहाँ उसने दावा किया था कि शी मिंग को स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने मुझे परेशान किया और मुझे चोट पहुंचाई। जब जिया मिंग ने उसका परिचय सुना तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जिया मिंग उससे 7 साल बाद मिली थी, इसलिए वह उसे एक नज़र में नहीं पहचान पाई। उसने फ्राउनिंग किया क्योंकि उसने अभी अभी अपना इंटरव्यू खत्म किया था और इंटरव्यू खत्म होने से पहले ही यह वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया गया था। अब वो क्या कहेगा? रेन झेंग अवाक रह गई और वीडियो पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। जब ये सब हुआ तब मैं विदेश में था और मैं कल रात ही लौटा हूँ। यहाँ पहुँचते ही मुझे शी मिंग से जुड़े मेरे बारे में सारे घोटालों की जानकारी मिली। सबसे पहले मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूँगा। ज़ीमिंग ने मुझे परेशान नहीं किया। वह रुका और बोलते समय उसने अपने निचले होंठ को काट लिया। सच कहूँ तो मैंने ही उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। उस समय किसी के उकसावे पर मुझे लगा कि शी मिंग मुझसे प्यार करती है, इसीलिए मैंने सबके सामने उससे अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन जब उसने मुझे ठुकरा दिया तो मैं अपमान सहन नहीं कर पाया। मैंने बदला लेने के लिए उस पर ज़बरदस्ती की और इसी वजह से उसने मुझे लात मार दी। मुझे वाकई चोट लगी, लेकिन जब मुझसे पूछा गया कि क्या हुआ था तो मैं ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैंने ही उस पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। तब तक मुझे पता चल चुका था कि लोग पहले से ही यह मान चुके थे कि शी मिंग ने ही मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी और जब मैंने उसकी इच्छा नहीं मानी तो उसने मुझे लात मारी थी। उसकी बहन और उसकी सबसे अच्छी दोस्त किंजिया ने भी कहा कि उन्होंने शी मिंग को मेरे साथ ज़बरदस्ती करते देखा था। मुझे सच बताने से डर लग रहा था, इसलिए मैंने भी वही बात कह दी। अंत में उसे स्कूल से निकाल दिया गया। ये सच्ची कहानी है। उस समय मैं जवान था और मैंने एक बहुत बड़ी गलती की जिसकी वजह से शी मिंग को इतना कुछ सहना पड़ा। मैं उससे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सही व्यक्ति पर विश्वास करेंगे, न कि सिर्फ अफवाहों पर। सुश्री लुओ द्वारा किया गया पोस्ट पूरी तरह से निराधार अफवाहों पर आधारित था और कुछ नहीं। ये वीडियो उनके आधिकारिक वीबो पेज पर पोस्ट किया गया था और उन्होंने अपने वीडियो में शी मिंग को टैग किया है। इतना कहते ही वीडियो खत्म हो गया। रेन झेंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने वहां खड़े खड़े ज़ी मिंग की तरफ देखा। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वांग ली नाम का वह व्यक्ति खुद जनता के सामने आकर उसका नाम साफ करने आया था। जिया मिंग, जियांग यान के अन्य नासमझ प्रशंसकों की ओर से मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उन्होंने आप पर उन कई चीज़ों का आरोप लगाया है जो आपने की ही नहीं है। आपने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आपको बदचलन बना दिया। आप गलत नहीं हैं, आप दुनिया की सारी खुशियों के हकदार हैं। एक मिनट रुकिए, किंजिया, क्या ये नाम आप लोगों को जाना पहचाना नहीं लगता? क्या यह अभिनेत्री जेनी का असली नाम नहीं है? क्या किसी को पता है कि वह किस स्कूल में पढ़ती थी? क्या वह उसी के बारे में बात कर रहा है या किसी और के बारे में? लुओ बेहद घिनौनी है। वह शी मिंग की सहपाठी थी और फिर भी उसने उसके निजी मामलों को इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। वह ऐसा कैसे कर सकती है? क्या ये शी मिंग के व्यक्तिगत अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन नहीं है?
मुझे लगता है कि शीमिंग को झूठे दावे करने के लिए उस पर मुकदमा कर देना चाहिए। जब मैंने उसका इंटरव्यू देखा तो मुझे लगा कि वो सच बोल रही है, लेकिन इस वीडियो से अब ये साबित हो गया है कि उसने कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं, उसे अपने निकम्मे बाप और उस बदतमीज़ बहन की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा है। उसकी बहन इतने गंभीर मामले पर झूठे बयान कैसे दे सकती है। रेन झेंग बहुत ही शानदार हैं। उन्हीं की वजह से ज़ीमिंग ने अपनी कहानी हमारे साथ साझा की। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम सब ने उस लेख पर भरोसा कर लिया जो पूरी तरह से उस लड़की की निजी राय पर आधारित था। कोई सबूत नहीं था, फिर भी लोग ज़ीमिंग से ऐसी बेवकूफ़ी भरी पोस्ट पर बोलने की उम्मीद कर रहे थे। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस शो में आने का फैसला किया। उन्होंने इंटरव्यू में कमाल कर दिया। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। वो बहुत ही शानदार हैं। वांग ली के वीडियो पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई और कुछ लोगों ने तो शीमिंग का साक्षात्कार दोबारा देखा और उनके लिए उत्साहवर्धक टिप्पणियां भी की। सभी की राय पल भर में बदलती देख ली वेई मुस्कुरा उठा। अध्याय 553 वैश्विक दुनिया मुझ पर मुकदमा करना चाहती है। वीडियो देखकर ज़ीमिंग दंग रह गई। क्या वह यूं ही आकर उसका नाम साफ करने के लिए सामने आ गया? उसे लगा था कि इस गंदगी को साफ करना आसान नहीं होगा, लेकिन हालात बहुत जल्दी बदल गए। वांग ली के वीडियो के बाद लोग उसका पक्ष लेने लगे और यहाँ तक कि लुनरुओ, किंजिया और उसकी बहन को भी दोषी ठहराने लगे, जिसके बारे में उन्हें अभी तक पता नहीं था। वह अच्छे मूड में सेट से चली गई और रेन झेंग ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह अगली बार उनके साथ एक और साक्षात्कार करना चाहेंगी। कार में बैठे बैठे उसने खुशी से लीवेई को फ़ोन किया। क्या तुमने इंटरनेट पर वांग ली का वीडियो देखा? उसने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उसने मुझसे माफ़ी मांगी है और सारी बातें साफ कर दी हैं। है ना कमाल की बात? जैसे ही लीवेई ने फ़ोन उठाया, उसने उसे उत्तेजित होकर अभी अभी घटी सभी घटनाओं के बारे में बताते हुए सुना। सचमुच ये तो बहुत अच्छा है। ये किस तरह की प्रतिक्रिया है? उसे लगा कि वह व्यस्त है, इसलिए उसने उसे परेशान न करने के लिए जल्दी ही फ़ोन रख दिया। जब ज़ियामिंग ने फ़ोन रखा तो लीवेई मुस्कुराया। उसने अपने सामने बैठे व्यक्ति की ओर एक नज़र डाली। सर, अब हम इसके साथ क्या करें? गू शाओ ने वांग ली की ओर देखा, जिसने औपचारिक कमीज और कोट पहना हुआ था, बालों में जेल लगाकर स्टाइल किया हुआ था, लेकिन नीचे उसने पजामा पहना हुआ था। जेट लैग के कारण वह अपने घर पर सो रहा था, तभी उसे उसके घर से पजामा पहने हुए ही उठाया गया और होटल ले जाया गया। गू शाओ की बातें सुनकर वांग ली घबरा गया। मुझसे निपटने का आपका क्या मतलब है? सर, क्या आपने यह नहीं कहा था कि इस वीडियो के बाद आप मुझे छोड़ देंगे? मैंने तो वह पोस्ट नहीं किया था, तो फिर आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? लीवेई ने अपनी भौहें उठाईं और वांग ली की ओर देखा, जो देखने में तो सलीके से सजा हुआ लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दर्द सह रहा था, क्योंकि लीवेई ने अपने अंगरक्षकों से उसकी बुरी तरह पिटाई करवाई थी। उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वे उनके चेहरे को न छुएं क्योंकि उन्हें वीडियो शूट करना था। हाँ, तुमने कुछ नहीं किया। तुमने मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत की और फिर उस पर तुम्हें परेशान करने का आरोप लगाया और तुमने कुछ नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच जाओगे? वांग ली ने अपने होंठ सिकुड़े और मन ही मन लुओ को इस झंझट में घसीटने के लिए कोसने लगा। वान कॉर्पोरेशन के अगले प्रोजेक्ट में निवेश रद्द करो। लीवेई ने सोफे से उठकर दरवाजे की ओर जाते हुए गू शाओ से कहा। क्या निवेश रद्द कर दोगे? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि अगर मैंने यह वीडियो बनाया तो तुम निवेश वापस नहीं लोगे? लीवेई, तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। वांग ली डर के मारे चिल्लाए। अगर जिन कॉर्पोरेशन अपना निवेश वापस ले लेता तो वांग ग्रुप दिवालिया हो जाता, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वांग ली की लापरवाही के कारण उनका कारोबार दिवालिया होने की कगार पर था और जिन कॉर्पोरेशन उनके लिए एक उद्धारकर्ता की तरह था। अगर निवेश रोक दिया गया तो परियोजना रद्द हो जाएगी और उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए उन्होंने लीवेई की बात मान ली। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। ये तुम ही हो जिसने यह मान लिया कि मैं इसके बाद भी निवेश जारी रखूंगा। वह मुस्कुराया और कमरे से बाहर चला गया, गू शाओ को वहीं छोड़कर। गू शाओ ने अपने फ़ोन पर नज़र डाली और देखा कि लीवेई उसे कॉल कर रही थी। क्या वह अभी अभी नहीं चला गया? उससे निपटने के बाद उसकी और उसके प्रेमी की तस्वीरें उसके पिता को भेज दो। इससे उन्हें चुप रहने में मदद मिलेगी। गू शाओ ने अपने होंठ सिकुड़े और वांग ली की ओर देखा। वह उस पर दया करना चाहता था, लेकिन उसने मालकिन के साथ जो किया था वह दया के लायक नहीं था। ज़ीमिंग और फिर वांग ली का इंटरव्यू देखकर किंजिया सदमे में आ गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शीमिंग एक टॉक शो में उस घटना के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आमतौर पर लोग किसी घोटाले के बारे में बात करने से बचते हैं ताकि उसे भुला दिया जाए। हालांकि इसके बारे में सिर्फ शीमिंग ने ही बात नहीं की, बल्कि इसके खत्म होने से ठीक पहले वांग ली ने शीमिंग से माफ़ी मांगते हुए अपना वीडियो पोस्ट किया। यह महज एक संयोग था। ऐसा लगता है कि किसी ने यह सब पहले से प्लान किया था, क्योंकि जब शीमिंग ने एक शो में इसके बारे में बात की तो वांग ली के वीडियो की लोकप्रियता बढ़ गई। इतना ही नहीं, उसने उसका असली नाम भी ले लिया। लोगों की टिप्पणियां देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि लोग पहले से ही उस पर संदेह कर रहे थे। और भी किंजिया हो सकती हैं। वे कैसे सोच सकते हैं कि यह वही है? जब उसने देखा कि लुओ उसे बुला रही है तो उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने दांत पीसते हुए हिचकिचाते हुए फ़ोन उठाया। किंजिया, तुम कितनी कमीनी हो। तुमने और शिनी ने मिलकर स्कूल में शीमिंग के बारे में झूठी अफवाहें फैलाईं और मुझे इंटरनेट पर पोस्ट करने के लिए कहा ताकि शीमिंग के गंदे अतीत के बारे में सबको पता चल जाए। अब देखो, तुम्हारी और तुम्हारी घटिया चालों की वजह से मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। लोग मुझे कोस रहे हैं और मेरे लेखों और मेरे अकाउंट की बार बार शिकायत कर रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, ग्लोबल वर्ल्ड भी मुझ पर मुकदमा करना चाहता है। उसने दूसरी तरफ से रोते हुए कहा। लुओ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थीं और शीमिंग के बारे में पोस्ट करने के बाद उनके फॉलोअर्स की संख्या में अचानक काफ़ी वृद्धि हुई।
लेकिन पल भर में ही सब लोग उनके खिलाफ हो गए। तुम पर मुकदमा करूं? किस लिए? ये सुनकर किन जिया हैरान रह गई। उन्होंने अभी अभी एक लेख प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि वे ज़ीमिंग के बारे में इंटरनेट पर झूठी अफवाहें फैलाने के लिए मुझ पर मुकदमा करेंगे, साथ ही उनके व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए भी। मैं एक सोशल इन्फ्लुएंसर हूं और अगर मुझ पर मुकदमा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं क्या करूंगी? वह सिसकते हुए बोली। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने ज़ीमिंग के बारे में इंटरनेट पर पोस्ट करने की सहमति क्यों दी। किन जिया, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, नहीं तो मैं लोगों को बता दूंगी कि तुमने ही मुझे वीडियो पोस्ट करने के लिए कहा था। ये सुनकर किन जिया ने अपनी कनपटी रगड़ी। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मुझे इसके बारे में सोचने दीजिए, किन जिया ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। लुओ रुओ ने सिसकते हुए सिर हिलाया और फोन काट दिया। ये बेवकूफ़ वांग ली, इसे ऐसा करने के लिए किसने कहा था? उसने गुस्से में दांत पीसते हुए अपना फोन फर्श पर पटक दिया। अध्याय 554 वेंजू के बिना जीवन में कोई आनंद नहीं है। जी राजवंश। झाओमिंग हरम की बैठक और हरम से संबंधित अन्य कार्यों में व्यस्त था, इसलिए एक सप्ताह पलक झपकते ही बीत गया। महीने के अंत में हुई हरम की बैठक में ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ क्योंकि सभी समय पर आए और हैरानी की बात यह थी कि किसी ने भी उससे बहस नहीं की। चूंकि उसने पहले ही सबको चेतावनी दे दी थी, इसलिए सभी समय पर आए। शाओली औपचारिकतावश बैठक में उपस्थित थी, लेकिन उन्होंने बैठक के दौरान एक शब्द भी नहीं कहा। वह सभी के आज्ञाकारी व्यवहार से प्रसन्न थी और उसने शियाओली को छोड़कर बाकी सभी को इस महीने के लिए अतिरिक्त बजट दे दिया। आखिर उसे 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। जब उसके पास बजट ही नहीं है तो उसे अतिरिक्त बजट कैसे दिया जा सकता है? उन्हें न तो कोई बजट दिया गया और न ही उन्हें महीने के अंत का इनाम मिला। अंत में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। झाओमिंग जी चेंग के अध्ययन कक्ष में बैठी कुछ चिकित्सा पुस्तकें पढ़ने की कोशिश कर रही थी। चूंकि झाओमिंग इस दुनिया में एक डॉक्टर है, इसलिए उसे डर था कि शायद किसी दिन उसे किसी का इलाज करने के लिए कहा जाए। हालांकि ये बहुत जटिल है। वह जड़ी बूटियों से दवा बनाने के बारे में सोच सकती है, लेकिन एक्यूपंक्चर उसके बस की बात नहीं है। अगर ज्ञान की कमी के कारण उसने गलती से किसी को मार डाला तो क्या होगा? उसे अपनी लापरवाही के लिए कारावास कक्ष में भेज दिया जाएगा। ये तो बहुत डरावना है। शेनजिया पिछले एक हफ्ते से उससे बच रही है और उसने उसके मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। क्या वह अपनी दुनिया में वापस जा सकती है या नहीं? उसने उसे बताया कि वह इस दुनिया में खुद आई थी, लेकिन क्या वह वापस जा सकती है? महामहिम, वह अपनी काल्पनिक दुनिया में खोई हुई थी जब फैंग जू ने उसका अभिवादन करते हुए उसकी कल्पना को भंग कर दिया। उसने उसकी ओर देखा और उसके बोलने का इंतजार किया। महामहिम ने आपको एक बैठक के लिए महल के प्रांगण में बुलाया है। अंडस्को, महल का दरबार? किसी बैठक के लिए? जब से वह यहाँ आई है तब से वह महल के दरबार में कभी नहीं गई है। आमतौर पर रानियां वहां नहीं जाती। अतीत में वेंजू शाही कर्तव्यों के हिस्से के रूप में बैठकों और दरबारी सत्रों में भाग लिया करती थीं। ठीक है। झाओमिंग ने ज़्यादा नहीं सोचा और फैंग जू के पीछे पीछे महल के प्रांगण में चला गया। जब वह वहां पहुंची तो दरबार में कुछ पुरुष सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने बैठे थे। वे संभवतः शाही दरबार के मंत्री थे, क्योंकि झाओमिंग की यादों के कारण उसने उनमें से कुछ को पहचान लिया था। उसके आते देख वे सब उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि झाओमिंग की वजह से जी चेंग ने मंत्री यू के साथ कैसा बर्ताव किया। वे उसके साथ नरमी से कैसे पेश आ सकते हैं? झाओमिंग ने हल्के से सिर हिलाया और जी चेंग की ओर चल पड़े, जो भव्य शाही सिंहासन पर अत्यंत सुंदर वस्त्रों से सजे बैठे थे। झाओमिंग अब इन शानदार पोशाकों का आदी हो चुका था। उसे देखकर वह मुस्कुराया और उसे अपने बगल में बैठने में मदद की। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने अजीब सी मुस्कान दी। महाराज, आपने मुझे यहाँ बुलाया है? उसने धीमी आवाज में पूछा, मानो वह मामला समझने की कोशिश कर रही हो। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ। क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें दादी शुरेन के बारे में बताया था? उसने सिर हिलाया क्योंकि उसे याद आया कि वह पुराने सम्राट की बहन है और कुछ दिनों के लिए वेंजू का पद संभालने वाली है। उसने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, बारिश के मौसम के कारण उसके लिए यहाँ तक आना मुश्किल था, इसलिए उसे यहाँ पहुँचने में कुछ सप्ताह लग जाएंगे। उसने अपने होठों से ओक का आकार बनाया, क्योंकि वह इस युग में यात्रा करने की कठिनाई को समझ गई थी। यहाँ सिर्फ घोड़े की गाड़ियाँ ही चलती हैं और उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। बरसात के मौसम में यात्रा करना बेहद मुश्किल और खतरनाक होता है। तो चूंकि महारानी को निलंबित कर दिया गया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप उनकी जगह महल की अदालत के सत्रों की अध्यक्षता कर सकते हैं? ये सुनकर झाओमिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। महारानी ही एकमात्र महिला हैं जो सम्राट के साथ दरबारी सत्रों की अध्यक्षता कर सकती हैं। सामान्यतया महारानी को हरम का प्रबंधन करना होता है, जबकि महारानी विधवा को हरम के साथ साथ दरबारी सत्रों की भी देखरेख करनी होती है। लेकिन वेंजू ने अपने दोनों कर्तव्यों की अनदेखी की और महारानी के दर्जे का आनंद लिया। आप चाहते हैं कि मैं अदालती बैठकों में शामिल हों? क्यों? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी के अलावा केवल आप ही यह कर सकती हैं। चूंकि दादी शुरेन जल्दी नहीं आ सकती, इसलिए आप बैठकों की अध्यक्षता कर सकती हैं। आखिरकार पिछले महीने आपने हरम और बजट का बहुत अच्छे से प्रबंधन किया है। लेकिन महारानी पहले भी लंबे समय तक बैठकों में शामिल नहीं होती थी, तो क्या उनके शामिल होने या न होने से कोई फर्क पड़ेगा? उन्हें याद आया कि वेंजू भी पहले बैठकों में शामिल नहीं होती थी। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भी वह क्या कर सकती है? जी चेंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, अगर इन सभी सत्रों को गंभीरता से लिया जाए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। राज दरबार में जहां केवल पुरुष ही बैठते हैं, महारानी मां एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें सत्र की अध्यक्षता करने का अधिकार है। झाओमिंग ने अपने होंठ सिकोड़े और चारों ओर देखा। कमरे में मौजूद बाकी पुरुष नहीं चाहते कि वह जी चेंग के अनुरोध को मान ले। ये ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को अपने से ऊंचे पदों पर देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते।
वेंजू खुद भी सत्रों में नहीं आती तो वो ऐसा करने वाली कौन होती हैं? यह उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। चूंकि महारानी जियाशी हरम की जिम्मेदारी अच्छे से संभालती हैं, इसलिए मेरे पास बहुत खाली समय है। मैं अब से दरबारी सत्रों में भाग ले सकती हूँ। उसकी बातें सुनकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अल्पविराम। अदालत से बाहर निकलने के बाद उसने गहरी सांस ली। क्या मुझे अदालती कार्यवाही में शामिल होना पड़ेगा? धिक्कार है, ये कितना रोमांचक है। अगर वेंजू को उस सुनसान कमरे में नहीं भेजा गया होता तो उसे यह अवसर कभी नहीं मिलता, लेकिन उनकी बदौलत उसे अपना समय बिताने का अच्छा मौका मिल गया। क्या मुझे जाकर देखना चाहिए कि वह कैसे रह रही है? उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा और वेंजू को देखने के लिए महल के पिछले हिस्से की ओर चल पड़ी। उसके बिना बहुत उबाऊ लगता है। उसने हाथ जोड़ते हुए महल के पिछले हिस्से की ओर चलना शुरू किया। अध्याय 555। तुमने क्या पहना है? जब झाओ मिंग महल के पिछवाड़े में पहुंची तो वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उससे पहले ही कोई मौजूद था। वह कोई और नहीं बल्कि शियाओली थी। जियाओली कमरे में नहीं आई बल्कि बाहर से बात कर रही थी। वेंजू ने आम कपड़े पहने हुए थे और उसे इतने सहज अंदाज में देखना बहुत अजीब लग रहा था। श्रीमती शियाओली, आप यहाँ क्या कर रही हैं? झाओ मिंग की बातें सुनकर शियाओली चौंक गई। उसने अपने होंठ सिकुड़े और झुंझलाहट में पीछे मुड़ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्यों आए हो? चली जाओ, मैंने कहा, चली जाओ। झाओ मिंग को देखते ही वेंजू गुस्से से चिल्लाए। उसे झाओ मिंग को देखकर घृणा हो रही थी क्योंकि उसी की वजह से उसे ऐसी जगह रहना पड़ रहा था। वह सुनसान कमरा साफ नहीं था और उसमें जरूरी सामान भी नहीं था। साथ ही वहाँ कोई नौकर भी नहीं था और उसे सब कुछ खुद ही करना पड़ता था। उसे अपना खाना खुद बनाना पड़ता था और अपना बिस्तर भी खुद ही लगाना पड़ता था। इतना ही नहीं, उसे अपने पुराने कपड़े पहनने की भी इजाज़त नहीं थी। उसे चिथड़ों जैसे कपड़े दिए गए थे। वह झाओ मिंग को देखना भी नापसंद करती थी क्योंकि उसी की वजह से उसकी यह हालत थी। झाओ मिंग मुस्कुराते हुए उन दोनों की ओर बढ़ी। श्रीमती शियाओली, मुझे पता है निलंबन के बाद आपके पास बहुत समय है, लेकिन आपको नियमों का पालन करना होगा। आप महारानी से मिलने यहाँ नहीं आ सकती। शियाओली ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, बहन तुम इतनी निर्दयी क्यों हो रही हो? वह हमारी माँ है, तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वह मेरी माँ नहीं है और न ही वह मुझ जैसी बेटी चाहती है, इसलिए बेहतर होगा कि हम अपने पुराने रिश्ते को बरकरार रखें। झाओ मिंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी माँ इस वेंजू से कहीं बेहतर थी। झाओ मिंग, शियाओली मुझसे मिलने आई थी, तुम क्यों जल रहे हो? तुम्हारे विपरीत वह मेरी परवाह करती है और इसीलिए मुझसे मिलने आई है। चूंकि तुम यहाँ कुछ अच्छा कहने के लिए नहीं आए हो तो चले जाओ। वेंजू की बातें सुनकर झाओ मिंग मुस्कुरा उठी। माँ, लगता है आप कुछ भूल गई हैं। आपको यहाँ सज़ा के तौर पर रखा गया है, इसलिए आपको महाराज की अनुमति के बिना किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं है। न ही आप बाहर का खाना खा सकती हैं। झाओ मिंग ने शियाओली द्वारा लाए गए सभी खाद्य पदार्थों पर नजर डालते हुए कहा। इसके बाद झाओ मिंग ने शियाओली की ओर मुड़कर कहा, श्रीमती शियाओली, आप नियमों को अच्छी तरह जानती हैं, फिर भी आप यहाँ आईं। क्या मुझे इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराना चाहिए? शियाओली ने अपने होंठ सिकोड़ लिए लेकिन कुछ कह नहीं सकी। वह वेंजू को ये बताने आई थी कि आजकल झाओ मिंग कितना घमंडी व्यवहार कर रहा है। जिस दिन से वेंजू इस सुनसान कमरे में रहने आई है तब से उसके पास झाओ मिंग के बदतमीज रवैये के बारे में बात करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन किसने सोचा होगा कि झाओ मिंग उसी दिन यहाँ आएगी जिस दिन वह यहाँ आई थी। तुम ये सब सामान वापस ले जाओ और बाकी नौकरानियों में बांट लो। झाओ मिंग ने शियाओली के पीछे खड़ी नौकरानी की तरफ देखा और उससे कहा कि वह शियाओली द्वारा वेंजू के लिए लाया गया सारा खाना और सामान ले जाए। अंडरस्को, झाओ मिंग, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम इतने दुष्ट कैसे हो सकते हो? मैं महारानी हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो? वेंजू गुस्से से दहाड़ी, लेकिन झाओ मिंग ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक नौकरानियों ने मेज साफ करके सारी चीजें वापस नहीं ले लीं। वह यहाँ थी ही क्यों? झाओ मिंग को गुंडे की तरह व्यवहार करते देख वेंजू ने दांत पीसते हुए कहा। वेंजू इसलिए नाराज थी क्योंकि जब तक शियाओली कमरे से बाहर नहीं निकल गई और नौकरानियां सारा सामान वापस नहीं ले गईं तब तक झाओ मिंग वहां से नहीं गया। वह तो बस मुझे परेशान करने आई थी। झाओ मिंग के जाने के बाद वेंजू ने दांत पीसते हुए कहा। 2 दिन बाद महीने के अंत में होने वाली अदालती सुनवाई का दिन था जहां जी चेंग सभी मंत्रियों और ग्राम प्रधानों की बात सुनेंगे। चूंकि अब झाओ मिंग वेंजू का काम संभाल रही है इसलिए वह सत्र में जाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि इस सत्र में उनका उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, फिर भी सभी मंत्री और ग्राम प्रधान प्रगति पर चर्चा करने और अपनी समस्याओं को साझा करने के लिए वहां मौजूद रहेंगे। लेकिन वह इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहती थी क्योंकि इससे उसे इस दुनिया की कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। हालांकि उन्हें फैशन में रुचि थी, लेकिन उन्होंने मुख्य विषय के रूप में व्यवसाय का अध्ययन किया है, इसलिए उसे यह जानने की उत्सुकता थी कि यहाँ व्यवस्था कैसे होती है। शायद वह किसी तरह से मदद कर सके। मिस, आप तैयार हैं? कमरे में अभी अभी दाखिल हुई लूशी शीशे के सामने खड़े झाओ मिंग को देखकर चौंक गई। लूशी की बातें सुनकर झाओ मिंग पीछे मुड़ गई। मैं तैयार हूँ, बस मुझे 1 मिनट दीजिए, झाओ मिंग ने अपने बाल ठीक करते हुए कहा। अंडरस्को। लूशी असमंजस में अपने होंठ खोले वहीं खड़ी रही। मिस, क्या आप सचमुच इसे शाही दरबार में पहनने जा रही हैं? झाओ मिंग ने पीछे मुड़कर अपने कपड़ों की ओर देखा। क्यों, क्या ये अच्छे नहीं लग रहे? मुझे लगता है ये कपड़े मुझ पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। झाओ मिंग की खिलखिलाती मुस्कान देखकर लूशी ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। हाँ, ये तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। झाओ मिंग, क्या तुम सच में? लूशी चौंक गई जब उसने जी चेंग के कमरे में प्रवेश करते ही उसके शब्द सुने।
झाओमिंग के पहनावे को देखकर जी चेंग भी चौंक गया। उसने जो पहनावा देखा उसे देखकर वह अपने कदम ही रोक बैठा। तुम ये कपड़े क्यों पहने हो? झाओमिंग ने मासूमियत से पलकें झपकाईं और कहा, क्योंकि ये मुझ पर अच्छे लगते हैं। साथ ही ये बहुत आरामदायक हैं और आज के थीम के साथ भी अच्छे लगेंगे। अंडरस्को। जी चेंग के आने को देखकर लूशी चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। जी चेंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए क्योंकि वह अजीब शब्दों को समझ नहीं पा रहा था। तो तुम मेरे कपड़े पहनकर अदालत जाना चाहते हो? उसने पलकें झपकाईं और सिर हिलाया। हाँ, क्या मैं इसमें अच्छी नहीं लग रही? उसने अपना पहनावा दिखाने के लिए उसके सामने घूमकर दिखाया। उसने उनके नेवी ब्लू रंग के कपड़ों में से एक पहना हुआ था जो आलीशान तो नहीं थे लेकिन आरामदायक थे। उसने अपने बालों को लंबी पोनीटेल में बांधा था जिससे उसे मर्दाना लेकिन आकर्षक लुक मिला। जी चेंग अवाक रह गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे क्या जवाब दे, क्योंकि वह उन कपड़ों में वाकई बहुत सुंदर लग रही थी। इसके अलावा उसने उसके कपड़े पहने हुए थे। हालांकि वे कपड़े उस पर थोड़े ढीले थे लेकिन उनमें वह उसे बेहद प्यारी लग रही थी। क्यों, क्या यह अजीब लग रहा है? उसने पूछा जब उसने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया। अध्याय 556 मैंने बिना अनुमति के प्रवेश नहीं किया। झाओमिंग ने जी चेंग की नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। ढीली पैंट और लंबी ऊपरी पोशाक बहुत ही अनोखी थी और उसके व्यक्तित्व पर खूब जंच रही थी। उसने अपनी कमर पर कपड़े की बेल्ट बांध ली ताकि उसके सुडौल शरीर को और भी आकर्षक बनाया जा सके। उसने अपने बालों को लंबी पोनीटेल में बांधा और उसे काले रंग के सूती रुमाल से बांध दिया। वह इतने लंबे समय से इतने आरामदायक और अनौपचारिक कपड़े पहन रही थी। जी चेंग उसे अपने कपड़े पहने देखकर हैरान रह गया। आमतौर पर रंगीन कपड़ों में वह सौम्य और स्त्रीत्वपूर्ण दिखती थी लेकिन उसके कपड़ों में वह बिल्कुल अलग और आकर्षक लग रही थी। उन्हें वह बेहद खूबसूरत और मनमोहक लगी। वह उसे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। उसने उसके कपड़े पहने थे, भला उसे यह पसंद क्यों नहीं आएगा? लंबी पोनीटेल की वजह से उसका चेहरा छोटा लग रहा था और उसकी निगाहें उसके आकर्षक होठों पर टिक गईं। क्या मैं इसमें अजीब लग रही हूँ? उसने पूछा जब उसने काफ़ी देर तक कुछ नहीं कहा। वह काफ़ी देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहा और उसने एक शब्द भी नहीं बोला। इससे उसे चिंता होने लगी कि कहीं वह उससे नाराज न हो जाए क्योंकि उसने उसकी अनुमति के बिना उसके कपड़े पहन लिए थे। इससे भी बढ़कर इस दुनिया में लोग कपड़ों को लेकर बहुत रूढ़िवादी हैं और महिलाओं के लिए नियम अधिक सख्त हैं। उसने सोचा कि अन्य लोगों की तरह वह भी उसे अपने कपड़े बदलने और उन स्त्री सुलभ पोशाकों को पहनने के लिए कहेगा। जी चेंग ने उसके थोड़े घबराए हुए भावों को देखकर अपने होंठ सिकोड़ लिए और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह बड़े बड़े कदमों से उसकी ओर बढ़ा जिससे वह चौंक गई। क्या? वह चौंक गई जब वह अचानक उसके करीब आया और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी पतली कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेटकर उसे अपने करीब खींच लिया। उसने अपनी असमंजस भरी निगाहों से उसकी आंखों में देखा लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती उसने अपने नम होठों से उसके होठों को ढक लिया। उसके अचानक चुंबन से उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह थोड़ा लड़खड़ा गई लेकिन उसने उसे वहीं रोक लिया। उसका एक हाथ उसकी कमर पर था जबकि दूसरा हाथ उसके सिर के पीछे था जो उसके सिर को उसके होठों से दबा रहा था। वह हमेशा अचानक ही क्यों चूमने लगता है? इससे तो मैं शर्मीली लड़की जैसी लगती हूँ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने छोटे हाथों से उसके वस्त्र को कसकर पकड़ लिया। चुंबन करते समय उसने महसूस किया कि वह बिल्ली के बच्चे की तरह उसके वस्त्र को कसकर पकड़े हुए है। झाओमिंग की सांस जल्द ही फूलने लगी और उसने सांस लेने के लिए अपने होंठ खोले लेकिन मौका मिलते ही उसकी जीभ उसके मुंह में घुस गई। उसकी सांस फूलने लगी और उसके गले से अजीबोगरीब आवाजें निकलने लगीं लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी क्योंकि वह उसे इतने जोर से चूम रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया और उसे नहीं पता कि यह शर्मिंदगी के कारण है या ऑक्सीजन की कमी के कारण। दर्द से कराहते हुए वह चिल्लाया जब उसने अचानक उसकी जीभ काट ली। उसने जल्दी से उसे धक्का देकर दूर कर दिया और जोर जोर से हौंफने लगी। तुमने मुझे क्यों काटा? क्या तुम कुत्ते हो? उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसे बहुत बुरा लग रहा था। किस करते समय उसे इतना काटना क्यों पसंद है? उसके शब्दों को सुनकर उसने भौहें सिकुड़ी। उसने हौंफना बंद कर दिया और अपनी तीखी निगाहों से उसे देखा। तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम इसे दोहराओगी? अचानक उसका लहजा ठंडा और गंभीर हो गया। जी चेंग को थोड़ा झटका लगा जब उसे याद आया कि उसने अभी अभी उसे क्या कहा था। उसने अनजाने में अपने निचले होंठ को काट लिया और अन्याय महसूस करते हुए उसकी ओर देखा। पिछली बार जब उसने उसे काटा था तब उसने उसे यही कहा था। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो वह एकदम ठंडी पड़ गई। तुमने मुझे कुत्ता कहा? हाँ, अगर मैं कुत्ता हूं तो तुमने मुझे चूमा क्यों? उसने चिढ़कर उसे घूरते हुए कहा। उसने सोचा था कि वह बहुत अच्छा आदमी है लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे कुत्ता कहेगा। जब उसने पहले उसे छूने नहीं दिया था तब वह बहुत आज्ञाकारी व्यवहार करता था और अब वह कुत्ते जैसी व्यवहार करने लगी है। माहौल को रोमांटिक होने के बजाय तनावपूर्ण होते देख उसने घबराकर एक घूंट भरी सांस ली। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये आवेग में निकल गया और तुमने मुझे इतनी जोर से काटा है। देखो, मेरी जीभ से खून निकल रहा होगा। जब उसने अपनी घायल जीभ दिखाने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाली तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मेरी जीभ मेरे मुंह में डालने की गलती तुम्हारी ही थी। मैंने तो बस सांस लेने के लिए मुंह खोला था लेकिन तुमने मेरी इजाजत के बिना ही अंदर प्रवेश कर दिया। वह गुस्से से चिल्लाए। मैंने बिना अनुमति के प्रवेश नहीं किया। मुझे लगा कि आप आनंद ले रहे हैं और चाहते हैं कि मैं भी आनंद लूं, इसीलिए मैंने ऐसा किया। वाक्य के अंत तक आते आते उसकी आवाज़ धीमी होती चली गई। जी चेंग, मैं एक बात साफ कर दूं। जोश में चुंबन करना ठीक है लेकिन चुंबन करते समय किसी को मार नहीं सकते। तुम मुझे पूरे 5 मिनट तक चूमते रहे। 5 मिनट मेरी सीमा है। मैं सांस लिए बिना और ज्यादा देर तक नहीं रह सकती।
तुम इतनी देर तक जारी रखने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? उसने बिना किसी रोक टोक के उस पर चिल्लाते हुए कहा। अंडरस्को। ये शब्द बोलते समय झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसके हाव भाव देखकर वह समझ गई कि वह हैरान था। क्या उनकी बातचीत गलत दिशा में नहीं जा रही है? जो पल रोमांटिक होना चाहिए था वह अचानक चुंबन सिखाने के कार्यक्रम में बदल गया। लेकिन यह उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसे यह बताना होगा कि वह अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। उसे सांस लेने की भी जरूरत है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये आदमी उसे चूमते हुए ही मार डालेगा। अंडरस्को। फैंग जू और लूशी दरवाजे के बाहर खड़े थे और उनकी बहस सुनकर वे अवाक रह गए। उनकी आवाज़ तेज थी और इतनी स्पष्ट थी कि वे उसे सुन सकें। लूशी ने झाओ मिंग के लिए शर्मिंदगी महसूस करते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने राहत की एक हल्की सी सांस ली, क्योंकि कमरे के बाहर केवल वह और फैंग जू ही खड़े थे। अन्यथा अगर दूसरों ने उनकी बातचीत सुन ली तो ये बहुत शर्मनाक होगा। मेरी पत्नी इतनी साहसी कब से हो गई? फैंग जू के गाल लाल हो गए और उसने हिचकिचाते हुए लूशी की ओर देखा। जब उनकी निगाहें मिली तो उसे उसके साथ खड़े होने में और भी असहजता महसूस हुई। उसने खांसा और उसकी तरफ पीट कर ली। अंडरस्को। लूशी अवाक रह गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना शर्मा क्यों रहा है। अल्पविराम। कमरे के अंदर जी चेंग ने झाओ मिंग पर एक नज़र डाली, जो पहले से बेहतर दिख रही थी और उसके होंठ सूजे हुए और हल्के लाल थे। ये लुभावना था। झाओ मिंग ने उसकी निगाहें देखी और हंसते हुए कहा, इसके बारे में सोचना भी मत। कुत्तों को चूमना नहीं चाहिए क्योंकि वे काट सकते हैं, इसलिए दूर रहो। अंडरस्को। उसे इस तरह मन में बैर रखते देख वह अवाक रह गया। उसका स्वभाव इतना कब से बदल गया? अध्याय 557। क्या उसे इस जगह पर रोमांटिक होना जरूरी है? महामहिम और महारानी आ चुके हैं। घोषणा सुनते ही राज दरबार में सभी लोग खड़े हो गए। कुछ मंत्री और रईस एक तरफ बैठे थे, जबकि जी चेंग और झाओ मिंग के लिए मध्य मार्ग साफ कर दिया गया था। हालांकि जब उन्होंने झाओ मिंग को जी चेंग के साथ पुरुषों के कपड़े पहने हुए दरबार में प्रवेश करते देखा तो उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसके बाल साफ सुथरे जूड़े में नहीं बंधे थे, जबकि रीति रिवाजों के अनुसार ऐसा करना चाहिए था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जी चेंग ने उसे इस तरह अदालत में आने की अनुमति दी। जी राजवंश के इतिहास में यह पहली बार था कि कोई महिला पुरुषों के कपड़े पहनकर सार्वजनिक रूप से सामने आई। झाओ मिंग ने उनकी हैरान निगाहों को देखा, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और वह एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित शाही सिंहासन की ओर चल पड़े। जी चेंग ने अपनी शाही कुर्सी की ओर चलते हुए उस पर एक नज़र डाली, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर उसकी ओर नहीं देखा। उसने आह भरी, क्योंकि उसके द्वारा काटे जाने के बाद उसने जो कहा था उस पर वह अभी भी उससे नाराज थी। उसे उसके कपड़ों और पुरुषों के कपड़े पहनने के बारे में कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला। जब फैंग जू ने कहा कि अदालत का समय हो गया है तो वह उन्हीं कपड़ों में वापस आ गई। अगर उसने कुछ कहा भी होता तो शायद वह अपने कपड़े नहीं बदलती। इसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह सम्राट बन सकता है और हर कोई उससे डरता है, लेकिन उसे उसकी पदवी से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। शायद वही अकेली ऐसी है जो उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर सकती है। असल में उसे उसके इस तरह के व्यवहार से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि गुस्से में भी वह बेहद प्यारी लगती है। चलते समय उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने सहजता से अपना हाथ हटा लिया। अंडरस्को। अदालत में मौजूद लोग उस समय स्तब्ध रह गए जब उन्होंने देखा कि झाओ मिंग ने जी चेंग के प्रयासों को नजरअंदाज कर दिया। जब जी चेंग और झाओ मिंग अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए तो एक मंत्री बीच में आकर उनके सामने झुक गए। महामहिम, यह इस माह के राजस्व की रिपोर्ट है और इसमें वृद्धि हुई है। झाओ मिंग ने एक एक करके सामने आने वाले सभी मंत्रियों की रिपोर्ट सुनकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। जी राजवंश का प्रशासन उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक सुव्यवस्थित था। सब कुछ संगठित और सुनियोजित था। 2 घंटे से अधिक समय तक सभी की रिपोर्ट सुनने के बाद उसे लगा कि इतने सारे जटिल शब्दों और संख्याओं के कारण उसका सिर चकरा रहा है। ये बहुत थकाऊ था। जब जी चेंग ने उसकी ओर देखा तो उसने उसकी आधी बंद आंखें और थोड़े उभरे हुए होंठ देखे। उसकी भारी पलकों वाली आंखें और झुका हुआ सिर देखकर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। अंडरस्को। जब मंत्री ने देखा कि जी चेंग का ध्यान उन पर नहीं है तो वह बोलना बंद कर दिया। जब दरबार में मौजूद लोगों ने जी चेंग के चेहरे पर सौम्य भाव देखे तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। भीषण लड़ाइयों का सामना करने और कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के बाद भी जो व्यक्ति दूसरों के सामने कभी मुस्कुराता नहीं था, वह झाओ मिंग को देखकर इतनी कोमल और गर्मजोशी से मुस्कुरा रहा था। यह उनके लिए वाकई एक आश्चर्य की बात थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसे पहले ही देख लिया था, इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो झाओ मिंग को पहली बार देख रहे थे और जी चेंग के इस पहलू को भी पहली बार देख रहे थे। झाओ मिंग अचानक असहज महसूस करते हुए जाग उठी और उसे एहसास हुआ कि सभी लोग उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे हैं। जब वह एक तरफ मुड़ी तो उसने देखा कि जी चेंग उसे घूर रहा है। ये देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। अंडरस्को। इसमें कोई शक नहीं कि हर कोई उसे इसी तरह घूर रहा था। क्या उसे इस जगह पर रोमांटिक होना जरूरी है? इसी वजह से वह अचानक सबकी नज़रों का केंद्र बन गई। क्या तुम थक गई हो? तुम्हें बैठक के दूसरे चरण में आने की जरूरत नहीं है। तुम जाकर आराम कर सकती हो, उसने कोमल स्वर में उसकी ओर देखते हुए कहा। झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, क्योंकि वह बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी, क्योंकि वह बैठक के दौरान लगभग सो ही गई थी। वह भी तब जब वह महारानी होंगी। ओह, मैं ठीक हूँ, आप जारी रख सकते हैं। उन्होंने हाथ हिलाकर मंत्री से, जो पहले कुछ कह रहे थे, जारी रखने का अनुरोध किया। जी चेंग ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम सच में ठीक हो? उसने भौहें चढ़ाकर सिर हिलाया और उसे चुप कराने के लिए उसके हाथ पर थपथपाया। उसके शब्दों से उसे और भी शर्मिंदगी हो रही थी। उसकी प्यारी प्रतिक्रियाओं को देखकर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। महामहिम, ये पैराडाइज स्कूल का बजट प्लान है।
चूंकि कई लोग अपने बेटों को हमारे स्कूल में भेज रहे हैं, इसलिए हमें स्कूल के संचालन और आवश्यक सुविधाओं को जोड़ने के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने जी चेंग को रिपोर्ट सौंपते हुए कहा। जब उसने विद्यालय का नाम लिया तो झाओ मिंग को याद आया कि यह जी शहर का एकमात्र विद्यालय है जो जी राजवंश की राजधानी है और जो कुलीन वर्ग और मंत्रियों के बीच लोकप्रिय है। यह विद्यालय केवल धनी और कुलीन परिवारों के छात्रों को ही प्रवेश देता है और उन्हें सभी आवश्यक और विलासितापूर्ण सुविधाएं प्रदान करता है। छात्रों को पढ़ाई के लिए विद्यालय परिसर में ही रहना पड़ता है। यह आधुनिक जमाने के बोर्डिंग स्कूल सिस्टम जैसा है। झाओ मिंग ने उस आदमी की रिपोर्ट सुनकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह अपने स्कूल की लगातार प्रशंसा कर रहा था और कह रहा था कि उसका स्कूल निष्पक्ष है और छात्रों को पढ़ाने के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। उस व्यक्ति की रिपोर्ट सुनने के बाद जी चेंग ने झाओ मिंग की ओर देखा जो गहरी सोच में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी सी शिकन थी और होंठ एक पतली रेखा में सिकुड़े हुए थे। क्या हुआ? उसने स्कूल प्रमुख द्वारा मांगे गए बजट को पारित करने से पहले झाओ मिंग से पूछा। अतीत में उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे इन बजटों को पारित कर दिया था क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षण के मामले में पैसा बाधा नहीं बनना चाहिए। जब विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने देखा कि जी चेंग ने अभी तक बजट पारित नहीं किया है तो उन्होंने अपने होंठ सिकोड़ लिए और झाओ मिंग के चेहरे के भाव भी अजीब लग रहे थे। उन्होंने अन्य मंत्रियों से उनके बारे में सुना है और उनके मन में उनकी छवि अच्छी नहीं है। आज वह न केवल महारानी के स्थान पर बैठक में शामिल हुई बल्कि पुरुषों के कपड़े पहनकर आई जो कि बिल्कुल अस्वीकार्य है। जी चेंग की वजह से किसी ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर उसने उसके बजट के खिलाफ कुछ कहा तो वह उससे निपटने के लिए तैयार था। अध्याय 558 क्या उसने मुझे अनपढ़ कहा? झाओ मिंग ने अपने होठों को एक पतली रेखा में सिकोड़ा और स्कूल के प्रमुख को घूर कर देखा। उनके चेहरे के भाव सख्त हो गए और उनके प्रति उनकी अनिच्छा स्पष्ट हो गई। वह चुप रही और जी चेंग के हाथों में मौजूद दस्तावेजों को देखती रही। इस बार का बजट पिछली बार से ज्यादा था लेकिन उसे पैसों की चिंता नहीं थी। लेकिन कुछ और? क्या कोई समस्या है? जी चेंग ने उसके गंभीर चेहरे को देखकर पूछा। कुछ क्षणों तक वह चुप रही जिससे सभी लोग चिंतित हो गए। ये बजट पास नहीं हो सकता। इतने कम छात्रों के लिए इतने पैसे की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल को और अधिक आलीशान बनाने के लिए सारा पैसा खर्च करना सरासर पैसे की बर्बादी है, उसने जी चेंग के हाथों में मौजूद बजट की ओर इशारा करते हुए बिना किसी झिझक के कहा। उनके शब्दों ने सभी को चौंका दिया क्योंकि अब तक पैराडाइज स्कूल के बजट को किसी ने चुनौती नहीं दी थी और यह हर बार बिना किसी कठिनाई के पारित हो जाता था। लेकिन वह कह रही थी कि यह पारित नहीं होगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक दुवान याशु एक ही समय में अचंभित और नाराज थे। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पैराडाइज जैसे बड़े स्कूल का रखरखाव कैसे किया जाता है और बच्चों के विकास के लिए हर चीज़ जरूरी होती है, और वो कह रही है कि ये पैसों की बर्बादी है। जी चेंग ने उसके शब्दों को सुनकर उलझन में पड़कर अपने होंठ सिकोड़ लिए, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया दूसरों की तरह नाटकीय नहीं थी क्योंकि वह जानता था कि इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। और आपको क्यों लगता है कि यह बजट पारित नहीं होना चाहिए? उन्होंने उदासीन स्वर में कहा। आपने कहा था कि पैराडाइज जी शहर का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां कुलीन परिवारों के माता पिता अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, है ना? उसने स्कूल के प्रमुख को तीखी निगाहों से देखते हुए पूछा। उसने घमंड से सिर हिलाया और कहा, बेशक, यहाँ मौजूद सभी मंत्रियों के बेटे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। झाओ मिंग ने सबकी ओर देखा और अपने होंठ सिकोड़ लिए। उन बच्चों का क्या जो कुलीन परिवारों से नहीं आते? क्या आपके स्कूल ने उन बच्चों को भी प्रवेश दिया है जो धनी परिवारों से नहीं हैं? यदि हाँ, तो मैं सहर्ष बजट पारित कर दूंगा। सभी लोग अचानक चुप हो गए और एक स्पष्ट दृष्टि से झाओ मिंग को घूरने लगे। दुवान याजू ने झाओ मिंग को ऐसे देखा मानो वह मूर्ख हो और कहा, महाराज, पैराडाइज स्कूल कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां कोई भी दाखिला ले सके। ये केवल कुलीन वर्ग के लिए है। इसलिए हमारे स्कूल की गरिमा बनाए रखने के लिए हमें अधिक धन की आवश्यकता है। इसलिए मुझे आशा है कि आप बिना किसी समस्या के बजट पारित कर देंगे। ये कहते समय उन्होंने शांत रहने का प्रयास किया। दुवान याजू उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गया। क्या वह चाहती है कि वह उन छात्रों को प्रवेश दे जो कुलीन परिवारों से नहीं हैं? इसे स्वर्ग विद्यालय कहा जाता है क्योंकि यह आलीशान था और कुलीन परिवारों के बच्चों के लिए उपयुक्त था। इसकी विलासिता को बनाए रखने के लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है। महामहिम, मुझे लगता है कि आप ये भूल गए हैं कि पैराडाइज स्कूल केवल कुलीन परिवारों के लिए है और सामान्य परिवारों के पुत्र प्रवेश लेने का खर्च वहन नहीं कर सकते। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को गंभीरता से नहीं सुन रहे हैं। झाओ मिंग ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, चूंकि यह स्कूल जी शहर का इकलौता प्रतिष्ठित स्कूल है, मुझे यकीन है कि आपके स्कूल को हर महीने मिलने वाला दान काफी अधिक होगा। इन सब चीज़ों का खर्च तो दान से ही निकल जाता है, तो फिर आपको अतिरिक्त बजट की क्या जरूरत है? और महल द्वारा रखरखाव के लिए दी गई राशि भी कम नहीं है। आखिर सारा पैसा कहाँ जा रहा है कि आपको स्कूल के रखरखाव के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है? उसने ठंडे और उदासीन स्वर में पूछा। आप तो उन बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे भी नहीं मांग रहे हैं जो अमीर परिवारों से नहीं आते, तो आपको इतने पैसे की क्या जरूरत है? जी राजवंश की व्यवस्था आधुनिक दुनिया से भिन्न नहीं थी। ठीक उसी तरह जैसे 21वीं सदी में पैसा हमेशा झगड़ों का कारण होता है। चूंकि पैराडाइज स्कूल जी शहर में शाही और कुलीन परिवारों के लिए एकमात्र स्कूल है, इसलिए उन्हें भारी मात्रा में दान प्राप्त हुआ है। साथ ही वे अपनी धन की लालसा को पूरा करने के लिए केवल धनी परिवारों के छात्रों को ही लेते हैं। झाओ मिंग की बातें सुनकर दुवान याजू घबरा गया। उसने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, महामहिम, भले ही आप महारानी हो, आप यह नहीं कह सकती कि यह पैसों की बर्बादी है। आपके लिए यह पैसों की बर्बादी हो सकती है, लेकिन ये पैसा बच्चों की शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें उसकी दलील का मुख्य बिंदु समझ नहीं आया और उन्होंने केवल उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया जहां उसने इसे पैसे की बर्बादी कहा था।
चूंकि आप पर्याप्त शिक्षित नहीं हैं, इसलिए शायद आप शिक्षा का महत्व नहीं जानते होंगे। लेकिन शिक्षा ही वह चीज़ है जो लोगों को सही और गलत में फ़र्क करने में सक्षम बनाती है। चूंकि आप महारानी की जगह इस बैठक में शामिल हो रही हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप सब कुछ सुने, लेकिन कृपया महाराज को ही निर्णय लेने दें कि क्या सही है और क्या गलत। उन्होंने शांत भाव से उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। झाओ मिंग उसकी बातें सुनकर अवाक रह गया। क्या इस बूढ़े आदमी ने मुझे अनपढ़ कहा? उसने अपने होंठ सिकुड़े और मुट्ठियां कसकर भींच लीं। पूरी जिंदगी में किसी ने उसे अनपढ़ नहीं कहा था। उसने न केवल व्यवसाय की पढ़ाई की है, बल्कि वह अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और इतालवी भाषाओं में भी अच्छी तरह पारंगत है। और यहाँ ये बुढ़िया उसे अनपढ़ कह रही है। झाओ मिंग भी पूरी तरह से अनपढ़ नहीं थी। हालांकि इस दुनिया में महिलाओं को पढ़ने की अनुमति नहीं है, फिर भी उसके पिता ने उसे बुनियादी शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा भी दी थी। और वह उसे सिर्फ इसलिए अनपढ़ कह रहा है क्योंकि वह दूसरे लड़कों की तरह स्कूल नहीं गई। उसका खून खौल रहा था और वह शांत रहने की पूरी कोशिश कर रही थी। दुवान याजू की बातें सुनकर जी चेंग के होंठ सिकुड़ गए। उनकी बातों से साफ था कि वह झाओ मिंग को चुप रहने और कुछ न करने के लिए कह रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, झाओ मिंग ने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। वह ये सोचकर असमंजस में पड़ गया कि उसने उसे क्यों रोका, लेकिन वह बस मुस्कुराई और पलकें झपकाईं। उसने आह भरी और सिर हिलाया। वह इसे खुद करना चाहती थी। अब तक वह उसके मुझे करने दो वाले रवैये का आदी हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए दुवान याजू की ओर मुड़कर कहा, आप सही कह रहे हैं श्रीमान दुवान। मैं अनपढ़ हूँ, मैं ये सारी जटिल प्रबंधन संबंधी बातें कैसे समझ सकती हूँ? वैसे क्या आपको चिकित्सा का ज्ञान है? क्या आप लोगों का इलाज कर सकते हैं? क्या आप किसी पर एक्यूपंक्चर का प्रयोग कर सकते हैं? उसकी आंखें तेज और उत्तेजक थीं। अध्याय 559। हा, ये तो पागलपन है। दुवान याजू ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मैं एक्यूपंक्चर के बारे में कैसे जान सकता हूँ? मैंने इसकी पढ़ाई नहीं की है। बिल्कुल सही, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुमने ये सीखा ही नहीं है। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि तुम पहले क्या कह रहे थे। मैं तुमसे ज़्यादा व्यापार जानती हूँ और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम अपने फायदे के लिए शाही खजाने को लूट रहे हो। उसने बिना पलक झपकाए कहा। उसकी बातें सुनकर दुवान याजू ने दांत पीस लिए। वह इतनी घिनौनी बात कैसे कह सकती है? क्या महाराज, आपको व्यापार के बारे में क्या पता? आपने कभी किताब को छुआ तक नहीं, तो आप व्यापार के बारे में कैसे बता सकते हैं? उसने व्यंग्यपूर्वक झाओ मिंग की ओर देखते हुए पूछा। उसकी बातें सुनकर उसने उपहास व्यक्त किया। श्री दुआन, आपको अपनी बात सुधारनी होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं की, बल्कि मैं पढ़ ही नहीं पाई। समाज के तथाकथित नियमों के कारण जो महिलाओं को पढ़ने की अनुमति नहीं देते। इसलिए यह मत कहिए कि मैंने इसलिए पढ़ाई नहीं की क्योंकि मुझे कोई विकल्प ही नहीं दिया गया था। और हाँ, मेरे पिता आपकी तरह रूढ़िवादी नहीं थे, इसीलिए उन्होंने मुझे वह शिक्षा दी जो अन्य महिलाओं को नहीं मिल पाई। और व्यापार के बारे में मुझे लगता है कि महाराज को पता चल जाएगा कि मुझे इसके बारे में जानकारी है या नहीं। जी चेंग ने सिर हिलाया क्योंकि उसे याद आया कि कैसे उसने युकान का पता लगाया था जो वेनरू की दुकान पर काम करता था। वह इन मामलों में उनके कुछ मंत्रियों से भी बेहतर है। दुवान याजू ने दांत पीसते हुए झाओ मिंग को इस तरह घूरा मानो वह अपनी निगाहों से उसे जला देना चाहता हो। क्या आप अब समाज के मानदंडों को चुनौती दे रहे हैं? महाराज, यह मत भूलिए कि पूरा देश इन्हीं मानदंडों के कारण चलता है। ये सच है कि महिलाओं का स्थान केवल रसोई और घर में ही है। तुम यहाँ पुरुषों के बीच इसलिए बैठी हो क्योंकि तुम इस देश के सम्राट की पत्नी हो, वरना तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। उसके शब्दों से भड़क कर वह भड़क उठा। दुवान याजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जी राजवंश की महारानी से इस तरह बात करने की? लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो। मेरे दादाजी ने ही तुम्हें विद्यालय का प्रमुख बनाया था, लेकिन लगता है तुम शाही परिवार के प्रति कृतज्ञता भूल गए हो, क्योंकि राजपरिवार के समर्थन के बिना तुम भी कुछ नहीं हो। ये शब्द सुनकर जी चेंग का धैर्य टूट गया और वह दहाड़ उठा। और महारानी ने जो कहा वह सही था। आपका स्कूल केवल कुलीन और धनी परिवारों की सेवा करता है, तो आपको शाही खजाने से इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत है? आप बच्चों की शिक्षा के नाम पर शाही बजट का उपयोग करते हुए स्कूलों में अपनी उच्च प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हैं। जी चेंग को इस तरह भड़कते देख दुवान याजू हैरान रह गया। अगर झाओ मिंग न होता तो हालात इस तरह नहीं बदलते। झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकुड़े और कमरे में मौजूद उन पुरुषों को घूर कर देखा जो उसे संदेह भरी निगाहों से देख रहे थे। वे उसे प्रतिभाशाली होने के कारण नहीं, बल्कि एक महिला होने के कारण नीचा देख रहे थे। हाँ, ये तो पागलपन है। जी चेंग फैंगजू को दुवान याजू को कमरे से बाहर निकालने का आदेश देने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने झाओ मिंग की हंसी सुनी। उसने उसकी ओर मुड़कर देखा और उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान देखी। उसके रवैये में आए इस बदलाव को देखकर वह एक पल के लिए चौंक गया। क्या आपको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ? जी चेंग की पत्नी होने के अलावा मेरी कोई पहचान नहीं है। श्रीमान दुवान, लगता है आप मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते। चलिए मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं झाओ मिंग हूँ, महान डॉक्टर झाओ बाई की बेटी। मैंने अपना पूरा बचपन एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर लोगों का इलाज करने में बिताया है। जब मैं 8 साल की थी और आपके प्रतिष्ठित परिवारों के दूसरे छात्र आपके स्कूल में आते थे और खेल रहे होते थे, तब मैंने अपने पहले मरीज का इलाज किया, और वह भी खुद का। उन्होंने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। उस छोटी उम्र में जब मुझे खेलना चाहिए था, मैं जी राजवंश के लोगों का इलाज करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मैं केवल 11 साल की उम्र से ही डॉक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं अभी भी कुछ नहीं हूँ? भले ही महल में शादी करने के बाद मेरा आकर्षण कम हो गया हो, लेकिन अगर मेरी शादी जल्दी न हुई होती और मैं महल की चारदीवारी से बंधी न होती, तो शायद मैं अब तक इस युग की पहली महिला आधिकारिक डॉक्टर बन चुकी होती।
झाओमिंग की यादें उसके पास होने के कारण उसे एहसास हुआ कि वह एक महिला के रूप में कितनी अद्भुत थी। उसे भी यह स्वीकार करना पड़ा कि झाओमिंग इतनी कम उम्र में इतनी काबिल है। झाओमिंग की शादी जी चेंग से तब हुई जब वह सिर्फ 17 साल की थी। इस दुनिया में महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 15 साल है और अब जी चेंग से शादी किए हुए उसे 2 साल हो गए हैं और जब उसकी मृत्यु हुई तब वह केवल 19 वर्ष की थी। उन दोनों के बीच 3 साल का अंतर है क्योंकि शीमिंग की मृत्यु के समय उनकी उम्र 22 वर्ष थी। हालांकि जीवन के उन 22 वर्षों में उनकी उपलब्धियां झाओमिंग से अतुलनीय थीं। झाओमिंग की बातें सुनकर दुवान याजू का मुंह खुला रह गया। उसने सुना था कि वह एक सैन्य डॉक्टर की बेटी है, लेकिन वह उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। लेकिन अब जब उसने उसके शब्द सुने तो वह अवाक रह गया। जी चेंग भी उसकी बातें सुनकर अचंभित रह गया। वह जानता है कि वह अन्य महिलाओं से अलग है और अपने पिता के साथ चिकित्सा का अभ्यास करती थी, लेकिन ये शब्द उसने पहली बार सुने थे। लेकिन भले ही आपको चिकित्सा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो, आप व्यवसाय के बारे में निर्णय नहीं ले सकते। चिकित्सा और व्यवसाय अलग अलग चीज़ें हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं पैसा बर्बाद कर रहा हूँ? स्कूल के प्रमुख झाओमिंग द्वारा दिए गए परिचय को सुनकर थोड़ा हैरान हुए और उनका लहजा नरम पड़ गया। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, आपको ईंधन की गई राशि का उपयोग रखरखाव और नए उपकरणों जैसी चीज़ों के लिए करना चाहिए। साथ ही मेरा सुझाव है कि उनके विलासितापूर्ण जीवन पर खर्च करने के बजाय कृपया उनके व्यक्तित्व निर्माण और मानसिक विकास पर ध्यान दें। उनकी शिक्षा के लिए पैसे को आधार नहीं बनाना चाहिए, ये सही है, लेकिन हमें सती चीज़ों की बजाय उनकी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अगर आपने मुझसे ये बजट उन छात्रों की शिक्षा के लिए इस्तेमाल करने को कहा होता जिनके माता पिता उनकी शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते, तो मैं इसे बिना सोचे समझे पारित कर देता। लेकिन आपका अनुरोध बिल्कुल ही बेतुका है। झाओमिंग की बातें सुनकर दुवान याजू शर्मिंदा होकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। अब तक किसी ने भी उससे इस तरह बात नहीं की थी, लेकिन आज न सिर्फ झाओमिंग बल्कि जी चेंग ने भी उसकी वजह से उसे डांटा है। अध्याय 560 राजकुमारी टेंशियू। झाओमिंग की बातें सुनकर दुवान याजू अवाक रह गया। भला वह उसके प्रस्ताव को सिर्फ इसलिए कैसे ठुकरा सकती है क्योंकि उसने रखरखाव के लिए कुछ अतिरिक्त बजट मांगा था। उसने कुछ उम्मीद जगाने के लिए जी चेंग की ओर देखा, लेकिन उसके भाव स्पष्ट थे। उसने झाओमिंग के सुझाव से भी सहमति जताई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अन्य लोग जनमत के जरिए जी चेंग और झाओमिंग पर दबाव डालना चाहते थे, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो किसी ने भी उसकी आंखों में नहीं देखा। अंडरस्को, वे उसकी नज़रों से बच रहे थे। क्या सभी को लगता है कि झाओमिंग सही है? पैराडाइज स्कूल के लिए यह बजट योजना पारित नहीं होगी। इस योजना को लें और संशोधित करें, साथ ही गरीब बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए कुछ सुझाव और नीतियां भी बनाएं। जी चेंग ने दस्तावेज फैंग जू को सौंपते हुए कहा ताकि वह इसे दुवान याजू को दे दे। दुवान याजू ने हैरानी से जी चेंग को घूरते हुए कहा, लेकिन महाराज, हमारा विद्यालय कुलीन और उच्च वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए है। हम गरीब बच्चों को उनके साथ कैसे पढ़ने दे सकते हैं? झाओमिंग ने उसकी बातें सुनकर भौहें चढ़ा लीं। इस लिहाज से तो आपको महामहिम के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके स्तर पर आप कुछ भी नहीं हैं। तो क्या हमें आपको यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए? श्री दुवान याजू, आप भले ही उच्च कोटि के हों, लेकिन आपकी सोच बेहद घटिया है। अगर यही आपकी सोच का स्तर है तो मुझे नहीं पता कि आप उन छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं। झाओमिंग ने निराशा से सिर हिलाते हुए कहा। दुवान याजू ने अपने होंठ सिकोड़ लिए क्योंकि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन जी चेंग उसे चुप रहने के लिए घूर रहा था। मेरा फैसला अंतिम है। अपनी योजना में संशोधन करें और गरीब बच्चों की शिक्षा में सहयोग देने के लिए भी विचार जोड़ें। चूंकि आप शाही खजाने से पैसा ले रहे हैं, इसलिए आपको हमारे अनुसार ही काम करना होगा। जी चेंग ने लापरवाही से कहा। साथ ही मैं एक अलग समिति बनाऊंगा जो नीतियों के क्रियान्वयन की देखरेख करेगी और समय समय पर यह जांच करेगी कि छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है या नहीं। और श्री दुआन, यदि मुझे पता चला कि आप शाही आदेशों का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको आपके पद से हटाने और दंडित करने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा। समझे? जी चेंग की बातें सुनकर सब चौंक गए। झाओमिंग ने जो कहा उसके अनुसार वह न केवल दुवान याजू को योजना में संशोधन करने के लिए कह रहा है, बल्कि नीतियों के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए एक अलग समिति भी गठित करने जा रहा है। अब सभी को समझ आ गया था कि झाओमिंग उनकी नज़रों में कितना महत्व रखता है। अगर झाओमिंग न होते तो जी चेंग हमेशा की तरह बजट पास कर देते, लेकिन झाओमिंग द्वारा बजट पर सवाल उठाने के कारण उन्होंने बजट को खारिज कर दिया। ... अदालती सत्र समाप्त होने के बाद झाओमिंग अपने कमरे में लौट आई जबकि जी चेंग काम करने के लिए अध्ययन कक्ष में चला गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन सभी रिपोर्टों को सुनना इतना थका देने वाला होगा। वह बिस्तर पर धड़ाम से लेट गई और तकिए पर सिर रखते ही सो गई। दोपहर के भोजन का समय हो गया है, लेकिन वह थकान के कारण सो गई है। कुछ समय बाद जब जी चेंग अपना काम खत्म करके कमरे में वापस आया तो उसने लूशी को कमरे के बाहर देखा। क्या उसने दोपहर का भोजन किया? जब वह अचानक रुका और उससे पूछा तो लूशी आश्चर्यचकित रह गई। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने सिर हिलाकर कहा, मालकिन थक गई थी और वापस आने के बाद सो गईं। उसने अपने होंठ सिकुड़े और सिर हिलाया। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वह बिस्तर पर शांति से सो रही थी। वह उसके पास गया और उसके बगल में बिस्तर पर बैठ गया। जब उसे याद आया कि उसने दुवान याजू के साथ कैसा व्यवहार किया था तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। कोमा से जागने के बाद से उसमें काफ़ी बदलाव आया है। न केवल उनके रिश्ते में सुधार हुआ है, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी उसका विकास हुआ है। वह अपने आप पर और अपनी उपलब्धियों पर पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी हो गई। साथ ही जिस तरह से वह अपने हरम का प्रबंधन करती है वह अद्भुत है। वह मुस्कुराया और उसके बगल में लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन पर रगड़ा और उसे पीछे से गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर लीं।
उसे गले लगाते लगाते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। सोते समय उसे एक अजीब सपना आया। सपने में वह एक बहुत ही आलीशान और शानदार जगह पर था जो उसके महल से काफ़ी मिलती जुलती थी, लेकिन वह बिल्कुल वैसा ही नहीं था। वह जगह बहुत जीवंत और लोगों से भरी हुई थी। सभी ने बेहद खूबसूरत कपड़े और गहने पहने हुए थे। ऐसा लगता है कि किसी बात को लेकर कोई उत्सव मनाया जा रहा था। डॉट डॉट वह इस विचित्र लेकिन खूबसूरत महल में घूम रहा था, तभी उसकी नज़र एक बड़े दर्पण पर पड़ी। वह अपने कदमों पर रुक गया और दर्पण में दिख रहे अपने प्रतिबिंब को घूरने लगा। उसका चेहरा उसका नहीं था, लेकिन वह अपरिचित भी नहीं लगा। कमांडर युआन सोंग। किसी के पुकारने पर वह मुड़ा। मुड़ते ही उसने अपने सामने एक खूबसूरत महिला को हल्के गुलाबी रंग की पोशाक पहने खड़ा देखा, जो उसे मासूम और स्त्रीत्वपूर्ण दिखा रही थी। जब उसने उस खूबसूरत महिला को देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, तो उसके दिल में कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने खुद को सीधा किया और महिला के सामने झुककर कहा, राजकुमारी टेंशियू, आज मैं कैसी दिख रही हूँ? लड़की ने अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और उत्सुकता से पूछा। उसने उसे सिर से पैर तक देखते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। खूबसूरत, उसने हैरानी से उसे देखते हुए कहा। वे कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे और एक शब्द भी नहीं बोले। जी चेंग के होंठ कांपने लगे क्योंकि उसे दिल में दर्द महसूस हो रहा था। यह कोई बुरा सपना नहीं था, लेकिन फिर भी उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी? डॉट झाओमिंग ने नींद से अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि जी चेंग के हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपटे हुए हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह उसके बगल में सो रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव अजीब लग रहे थे। उसे बहुत पसीना आ रहा था और वह सोते समय कराह रहा था। उसने बुखार की जांच करने के लिए अपना हाथ उसके माथे पर रखा। डॉट हे भगवान, उसे तो सच में तेज बुखार है। जब उसे पता चला कि वह बुखार से बुरी तरह झुलस रहा है, तो वह चिंतित हो गई। जी चेंग, उसने उसे जगाने की कोशिश की क्योंकि वह सोते समय असहज लग रहा था। उसे उसकी इस हालत में देखकर वह असहाय महसूस कर रही थी। वह पहली बार इतना कमज़ोर दिख रहा था। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।